अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुशामदीद कहता हूँ, और क्योंकि ये सोल्जर स्पीक्स है तो मुझे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की में जो मेरे अब भी दोस्त मौजूद हैं, जिनकी तरफ से एक दरख्वास्त मौसूल हुई कुछ अफसरान की तरफ से और कुछ जवानों की तरफ से और सरदार साहिबान की तरफ से कि आप एक हफ्तावार प्रोग्राम सिर्फ हमारे लिए भी किया करें, क्योंकि आप जो बातें करते हैं वो कोई बहुत ही जियो पोलिटिकल लेवल पे जो बातें करते हैं वो हमारे लिए नहीं होती, और हमारी जो फीडबैक है उसके ऊपर भी बात किया करें और हमसे बात किया करें। तो आज उस सिलसिले का पहला प्रोग्राम तो मैंने करना था, लेकिन क्योंकि इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ सोल्जर स्पीक से रिलेटेड नहीं है बल्कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से भी रिलेटेड है, लेकिन वो भी फौजी नुक्ता नज़र से है, इसलिए पल्स रिपोर्ट का ये जो मैं सिलसिला शुरू कर रहा हूँ, आगे चल के ये एक प्रोग्राम मखसूस मैं किया करूँगा, हफ्तावार कोशिश करूँगा करने की, जो सिर्फ मसल्ह अफवाज के जो जवानों के पैगामात मुझ तक पहुँचते हैं। जिस तरह हम लोग सियाचिन में हुआ करते थे तो वहाँ पे हम कुछ ख़ास मखसूस रेडियो शोज़ थे जो सुनते थे, और वो जो रेडियो शो होते थे वो रेडियो पाकिस्तान चलाता था, और जवानों के और अफसरों के घर वाले जो हैं उनके पैगामात, उनके ख़त या उनकी लाइव कॉल्स आती थीं या ख़त आते थे जो कि पढ़ के सुनाए जाते थे, तो बड़े जनाब दिल जो है वो खुश हो जाया करते थे। लेकिन इस वक़्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, उनको लेके पल्स रिपोर्ट की बेस में आपको बताना चाहता हूँ कि फ़ौज के अपने अंदर इस वक़्त पल्स क्या है, और जितनी भी खबरें मैं आपको दे रहा हूँ इस वक़्त, वो पाकिस्तान की अफ़वाज पाकिस्तान के अफ़सरान की और उनके जवानों की और सरदार साहिबान की बराह रास्त फ़ीडबैक के ज़रिए मुझे मौसूल हुए हैं, और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में इस वक़्त महँगाई का बहुत बुरा हाल है। गुर्बत बेतहाशा फैली हुई है, करप्शन बेतहाशा है, और अगर कोई इख्तिलाफ़ राय रखे तो उसके खिलाफ क्रैकडाउन बेतहाशा है। फ़ौज के अफ़सरान और जवान और सरदार साहिबान भी यही बात करते हैं, और न सिर्फ वो बल्कि आम आवाम भी यही बात करती है कि आसमा शिराज़ी जैसे लोग, सहाफ़ी हामिद मीर जैसे लोग, जो आज से पहले मैं सिर्फ नाम ले रहा हूँ, या मोहम्मद मालिक साहब जैसे लोग, बड़े-बड़े सहाफ़ियों के मैं नाम ले रहा हूँ जो पाकिस्तान के अंदर कलीदी तौर के ऊपर, रऊफ़ कलासरा साहब जैसे लोग, जो कि करप्शन के ऊपर बुलंद आवाज़ के साथ ज़िक्र करते थे, और उनने एक अल्म जो है इंसाफ का बुलंद किया हुआ था 3 साल पहले तक, वो सब के सब बिल्कुल चुप हैं। वो महँगाई के ऊपर चुप हैं, वो गुर्बत के ऊपर चुप हैं, वो करप्शन के ऊपर चुप हैं, और अगर कोई बोलता है, दरमियान में कोई नौजवान सोराब बरकत जैसा बोलता है, तो उसको उठा लिया जाता है और धर लिया जाता है, और एक सिलसिला मुसलसल चलता चला आ रहा है। एक तरफ तो ये सिलसिला है, दूसरी तरफ वकला बरादरी के अंदर भी अगर वकला बोलते हैं कुछ, तो उनको लिए एक स्पेशल सेल क्रिएट किया गया है। बोलने की हद तक तो ठीक है, बल्कि उसके बाद उनके साथ जो किया जाता है, जो कुछ ईमान मेज़ारी के साथ किया जा रहा है, वही कुछ डाले आते हैं, उनको उठा के ले जाते हैं, और सहाफ़ियों के साथ भी यही कुछ हो रहा है। अब इस सूरत-ए-हाल में जो बड़े सहाफ़ी हैं, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो भी आवाज़ उठाएँ? क्योंकि फ़ौज के जवानों के ऊपर मैं आता हूँ कि उनका क्या फ़र्ज़ बनता है और उनकी क्या सोच है। लेकिन उनकी तरफ से सवाल ये ज़रूर है पल्स रिपोर्ट के अंदर कि क्या जो पाकिस्तान में इस वक़्त करोड़ों रुपया महीना कमाने वाले बड़े-बड़े सहाफ़ी हैं, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता? मिसाल के तौर के ऊपर डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि एक स्क्रिप्टेड माहौल होता है, चिटें पहले से सवालात की दी जाती हैं, आँखें मारी जाती हैं खूबसूरत नौजवान सहाफ़ी ख़वातीन को, लेकिन बाद में खी-खी करते हुए तो मोहम्मद मालिक साहब और हामिद मीर साहब को दिखाया जाता है, लेकिन उनकी जानिब से कोई सवाल नहीं आता। वो हाथ उठा के अगर उनको सवाल का इनकार भी हो जाए तो वो खबर बननी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको बोलना चाहिए। मतीउल्लाह जान साहब को हमें बोलते हुए नज़र आए, और हम उनको सलाम पेश करते हैं, उनको उठा के ले गए थे, लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं। और यहाँ पे सहाफ़ी तो मौजूद हैं जो अब भी बोलते हैं, लेकिन बैलेंस आउट करने के लिए फिर दरमियान में उनको कोई और बात भी करनी पड़ती है। ये तो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी बोलना तो चाहिए। मतीउल्लाह जान साहब तो मेरा नहीं ख्याल कि महीनों के जो है वो उस तरह कमाई कर रहे हैं जिस तरह बड़े-बड़े एंकर्स जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, जिस तरह हामिद मीर साहब जैसे कर रहे हैं। तो ये फ़ौज के अंदर से भी आवाज़ आई है, मैंने कहा मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं आपको बता दूँ। दूसरा फ़ौज के अंदर, क्योंकि पंजाब में फ़ौज का सबसे बड़ा इस वक़्त जो फ़ौज का स्ट्रेंथ है वो पंजाब से है, तो पंजाब की हम बात करते हैं, और नून लीग की हुकूमत है पंजाब के अंदर भी, और फेडरल गवर्नमेंट भी नून लीग की है। तो फौजी अफसरान, उनका ये कहना है कि जनाब जो सोसाइटी का स्कम है, जो गंद है पूरे का पूरा, पूरे के पूरे हमारे मुआशरे का, वो एक हराम वाला था अमृतसर का, अब्दुल्ला उसका नाम था, उसकी जो औलादें हैं,
उस तरह का स्कम गंद, जो नाली का, सोसाइटी का स्कम पैसा उनके पास बहुत आ गया। आपको पता है बाजार हुस्न के अंदर जिस वक्त या मुजरे वगैरह करके जो लोग होते हैं, जो औरतें होती हैं या जो मर्द जो उनको चला रहे होते हैं, जब वो पैसा कमा लेते हैं तो वो अच्छी अच्छी सोसाइटी के अंदर, डीएचए के अंदर खास तौर पे शिफ्ट हो जाते हैं। लाहौर की मिसाल देता हूं मैं। उसके बाद वो बड़ी सोसाइटी में नौ दौलतियों की तरह छाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह के नौ दौलतियों का राज है पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त, और सोसाइटी का जो स्कम नजर आता है उसका राज है। फॉर्म 47 हुकूमत इस किस्म की है, और इनको स्टडी पाकिस्तान की आवाम ने तो किया हुआ है। मिसाल के तौर के ऊपर इस वक्त कहती है फौज, कहती है कि सर हमारे जर्नलों ने और अफसरों ने, मरियम बीबी जो है, मरियम नवाज जो है, जनरल रानी भी इनको कोई लोग बोलते हैं, उनको स्टडी किया है और उनको बेसिकली हाथ में सिर्फ झुंझुना दिया गया है कि ये झुंझुना बजाओ और खुश रहो, और उसको जिस चीज में खुश रखा जा सकता है, जो चीज उसको चाहिए वो उसको देते हैं, उसको घेर के रखते हैं उसके अंदर, और सिर्फ एक सेरेमोनियल अपॉइंटमेंट है जो फौज की जुबान है। इनके पास हुकूमत नहीं है। हुकूमत पंजाब की ब्यूरोक्रेसी डायरेक्ट चला रही है, आईएसआई डायरेक्ट चला रही है, मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्ट चला रही है, चीफ सेक्रेटरी के जरिए चलवाई जा रही है, और पुलिस के जरिए चलवाई जा रही है। आम आवाम को रगड़ा लगाया जा रहा है। मरियम के पास कुछ भी नहीं है, और ना ही शहबाज शरीफ के पास कुछ है, सिर्फ बूट पॉलिश है। शहबाज शरीफ उसके तल्लुकात हैं, उसके कारोबारी तल्लुकात तुर्की में हैं। अगर फौज को जरूरत होती है, फौज के लोग पकड़े जाते हैं, आईएसआई के लोग रशिया में पकड़े जाते हैं, तो फिर रशिया भिजवाया जाता है बाकायदा तौर के ऊपर पुतिन से मिलने के लिए। शहबाज शरीफ को जलील होने के लिए भिजवाया जाता है, और जलील होकर पुतिन की मिन्नत तरला करता है कि हमारे बंदे पकड़े गए, एयर डिफेंस कवर हमें चाहिए, हमें एयर डिफेंस की टेक्नोलॉजी दे दो, चाइना को इजाजत दे दो हमें देने की, ताकि हम वहां से ले सकें। ये बातचीत तो चलो वो करते हैं, लेकिन बूट पॉलिश तो वहां पे मौजूद है। लेकिन नवाज शरीफ खामोशी से बैठ रहे हैं। उनकी बेटी को जिस तरह जर्नैलों ने खुश रखना है, जिन चीजों में खुश रहती है उन्हीं चीजों में उसको खुश रखा गया है, और बिल्कुल वो चुप करके जो है वो झुंझुना टाइप उसको दे दिया गया है, और सिर्फ टिकटॉक से ज्यादा बढ़ के उसकी औकात नहीं है। और नवाज शरीफ साइड के ऊपर जो बड़ा बड़ा इनकलाबी था, जिसको कुछ टार्जन यहाँ पे इनकलाबी साबित भी करना चाहते हैं, वो चुप करके साइड के ऊपर बैठा हुआ है और खामोशी से देख रहा है, जो कि पुरानी एक मिरास है जिन खानदानों की मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि एक तो पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा सोसाइटी का स्कम भी है। इमरान खान कहते हैं कोई इनका स्टैंडर्ड नहीं है, कोई समझबूझ नहीं है, नो दौलती हैं। इनके जो नुमाइंदे इनकी गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, इनका जो लंडे का अरस्तू है उसको ये बहुत बड़ा फिलोसफर समझते हैं, मिसाल के तौर के ऊपर। ठीक है, मेरी जाती राय में भी एहसन इकबाल साहब की मैं बात करता हूं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर मेजॉरिटी इनकी जो कोई सेनेटर बन के बैठे हुए हैं, कोई मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं, वो आपकी सोसाइटी का स्कम है। और इनको स्टडी फौज ने अच्छे तरीके से कर लिया है, इसलिए इनको न तो वो सीरियस लेते हैं, दूसरा जिन चीजों में खुश रहते हैं उसमें इनको खुश रखा गया है। ये वाली आंख मारे तो आप समझ आती है, ठीक है ना। वो जो अहमद शरीफ अपर बॉडी बिल्डर आंख मारा था ना, वो वाली आंख की कोई और वाली आंख थी, और उस आंख के ऊपर बात तो करनी चाहिए थी, लेकिन बात करने जोगा कोई नहीं है जो बड़े बड़े सहाफी हैं। तो हमने सोचा कि पल्स रिपोर्ट के अंदर हम ही बात कर देते हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर मिसाल के तौर के ऊपर मेटाफोरिकली स्पीकिंग दुल्ला हरावाला की औलाद को हुकूमत देने की कोशिश तो की गई है, लेकिन उनको सिर्फ आगे लगा के रखा गया है। ग्राउंड के ऊपर उनके पास पावर सिरे से कोई भी नहीं है, और पंजाब गवर्नमेंट सिर्फ एक सेरेमोनियल नाम है, और सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ सेरेमोनियल नाम है। पीछे से फौजी जर्नैल काम चला रहे हैं, और पंजाब हुकूमत या नून लीग की हुकूमत मेयर ऑफ लाहौर माइनस टाइप उनकी कैपेबिलिटी है, उससे ज्यादा उनके पास कुछ भी नहीं है। और ये एक लावा जो अंदर है ये उबलता चला जा रहा है, क्योंकि मसला सारे का सारा ये है कि फौज के अंदर जो बात है, जो पल्स अब मैं फौज की आपको दे रहा हूं, वो कहते हैं कि सर हम क्यों ना ये काम करें, हमने इनको हुकूमत दी। अब खुल के बात होती है, हमने वोट चोरी किया, हमने गालियां खाई, हमने इनको हुकूमत दी, और ये इनको सिर्फ और सिर्फ इन्होंने वादा किया था कि हम इकोनॉमी चला लेंगे। नवाज शरीफ साहब ने वादा किया था फोन करके, जिस वक्त डामाडोल हो रहा था काम आसिम मुनीर का, तो उन्होंने फोन किया था, और जनरल साहब असी फिक्र ना करो, हम संभाल लेंगे इकोनॉमी। और नवाज शरीफ साहब ने रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल हो गई है। या तो पाकिस्तानियों के मुंह के ऊपर माथे पे चे फॉर चूतिया लिखा हुआ है, या आप चे फॉर चूतियां, नवाज शरीफ साहब एंड द पार्टी, या आपकी साहबजादी और आपका भाई जो आप हमें बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी वेंटिलेटर के ऊपर है, और फौज का गिला ये है कि आपने जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। हमें जाके मिन्नत तरला कभी
اماراتیوں کا کرنا پڑتا ہے, کبھی سعودیوں کا کرنا پڑتا ہے. ہم ہر طرف سے جا کے جو ہے منت ترلا کر رہے ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں. ہم نے SIFC چلایا, فیل ہو گیا. ہم نے ریئر ارتھ ایلیمنٹ کا ڈرامہ چلایا, فیل ہو گیا. ہم نے کرپٹو کا ڈرامہ چلایا, وہ بھی فیل ہو گیا. ہم نے افغانستان سے جنگ کا ڈرامہ چلایا, وہ بھی فیل ہو گیا. اب آخری امید بچی ہے کہ اسرائیل کسی طرح راضی ہو جائے. $10,000 یہ لوگ مانگ رہے ہیں جناب, اور یہ میں نہیں کہتا, یہ بات پاکستان کی جو, کیونکہ میں بات کر رہا ہوں افواج پاکستان سے بھی, تو یہ بات جو ہے وہ اسرائیلی جن کے خلاف آپ کو بیت المقدس جو آزاد کروانا تھا, وہ لوگ کھل کے آپ کے منہ کے اوپر لتر مارتے ہیں. آپ کی قیمت جو آپ کے جرنیل لگا رہے ہیں وہ ذرا دیکھ لیجئے. یہ آپ کے سامنے میں ثبوت کے طور پہ پیش کرتا ہوں. یہ پاک فوج کے افسران کو تو پتہ ہی ہے, لیکن جوانوں اور سردار صاحبان کے لیے, کیونکہ مجھے پتہ یہ چلا ہے کہ میرا ویلاگ جو ہے وہ, کیونکہ چائنا سے پھڈا گوگل کا چل رہا ہے اور امریکہ کا چل رہا ہے, تو گوگل بلاک نہیں کرنے دے رہا, اور آپ پھر بھی دیکھ سکتے ہیں میرے ویلاگ, بڑی بات ہے. تو یہ موساد, آپ کو پتہ ہے اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی کا ایک ہینڈل ان سے ایسوسیٹڈ ہے. وہاں پہ موساد کا یہ ہینڈل ہے, موساد IL, موساد اسرائیل کے نام سے یہ ہینڈل چل رہا ہے, بڑے عرصے سے چل رہا ہے. وہ کہتا ہے جناب کہ رپورٹ کرتا ہے, موساد کی کمنٹری کہتی ہے کہ پاکستان میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, یہ پاکستان کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور کہ جناب حکومت پاکستان نے $10,000 فی فوجی ڈپلائمنٹ کا مانگا ہے غزہ کے اندر, اور اسرائیل صرف $100 دے رہا ہے. اس سے بڑی کیا ویسے کوئی بےزتی ہو سکتی ہے؟ لیکن میری اطلاعات کے مطابق جو افسران کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس وقت حالات یہ آگے ہیں کہ عاصم منیر نے یہ تمام کام کرنے کے باوجود جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں, اس کے بعد آخری جو امید ہے, یا تو شیخوں کے پٹھے یہ لگا رہے ہیں, جو سعودی عرب اپنے ڈنگروں کے پٹھے ان سے اگوا رہا ہے, کیونکہ وہ واٹر انٹینسو کراپ ہے, تو پاکستان کے کسانوں کا پانی جو ہے وہ شیخوں کے پٹھے لگانے کے اوپر استعمال کیا جا رہا ہے, شیخوں کے ڈنگروں کے پٹھے لگانے کے اوپر استعمال کیا جا رہا ہے. اور وہ ڈنگروں کے پٹھے جا رہے ہیں, لیکن پیسے اتنے خاص اس کے کوئی نہیں آ رہے, اور الو کے پٹھے بنا رہے ہیں یہ یہاں پہ آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے, بیوقوف بنا رہے ہیں. گراؤنڈ کے اوپر ان کی آخری امید یہ ہے, حالانکہ اس کے اوپر راضی کوئی نہیں ہے, آخری امید یہ ہے کہ اسرائیل راضی ہو جائے کسی طرح. $10,000 کے سے انہوں نے بات شروع کی, $8,000 کے اوپر ہماری اطلاعات کے مطابق آئے ہیں, لیکن اسرائیلی کہتے ہیں نہیں, میرا بچہ $100 سے اوپر نہیں. ان کی جو سوچ ہے وہ کہتے ہیں کہ یار ٹریلینز آف ڈالر آپ نے غزہ کے اندر لگانا ہے, غزہ کو ایک ٹورسٹ سٹی بنانا ہے. وہ غزہ میں رہنے والے فلسطینیوں کا کیا بنے گا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے یہاں پہ, کیونکہ مجبوری اتنی زیادہ ہوئی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پیسہ کہاں سے آئے, کیونکہ کنگز پارٹی بھی بنانی ہے. یہ جو نون لیگ کا جو ڈرامہ چل رہا ہے, وہ کہتے ہیں ان سے بھی ہم نے دلہ حرام والا سے بھی جان چھڑوانی ہے اپنی, اور اپنی کنگز پارٹی لگوانی ہے, سب کچھ کرنا چاہتے ہیں, یہ اکانومی لانا چاہتے ہیں, $20 سے $25 بلین یہ لانا چاہتے ہیں, چاہے اس کے لیے کچھ بھی ان کو کرنا پڑ جائے, اور لائیں گے تو تبھی اپنی مرضی کی حکومت بنائیں گے, تبھی خود صدر پاکستان لگ پائیں گے, اور تبھی خود معاملات کو آگے چلا پائیں گے. $20 سے $25 بلین کے لیے یہ جو مرضی بیچنا پڑے وہ بیچنے کے لیے تیار ہے, اور ان کی امید اسرائیل سے ہے کہ اسرائیل کسی طور کے اوپر $10,000 تو UN بھی نہیں دیتا, $10,000 فی مہینہ فی فوجی دے. کیونکہ مثال کے طور کے اوپر اپنے فوجی بھائیوں کے لیے اگر کسی بہت بڑے امیر شخص کا گھر بن رہا ہوتا ہے, اگر اس کا کسی مطلب بہت مہنگا گھر بن رہا ہوتا ہے, جس طرح جاتی عمرہ وغیرہ بنا ہوگا, اور اس میں بے تحاشا اربوں روپیہ خرچہ کیا جا رہا ہوتا ہے, محل بن رہا ہوتا ہے, جس طرح غزہ کے اندر بنانے کی ٹریلینز آف ڈالر کے اندر بات چیت کی جا رہی ہے, تو اس گھر کے چوکیدار کو بھی زیادہ پیسہ دیا جاتا ہے. یہاں پہ چوکیدار چوکیدارے کے لیے مانگ رہا ہے $20 سے $25 بلین, چاہے 1 سال میں ملے, 2 سال میں ملے, 3 سال میں ملے, 5 سال میں ملے, لیکن ملے اور اس اکانومی کے تحت جو ہے وہ اکانومی کے اندر جو ہے وہ پیسہ آئے. اسرائیل تو دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے, امریکہ اتنا پیسہ دے سکتا ہے, اسرائیل تو الٹا پیسے خود مانگتا ہے, امریکہ سے بھی مانگتا ہے, اور باقیوں سے عرب ممالک کے ساتھ بھی بات کر کے کہتا ہے انویسٹمنٹ کرو یہاں پہ, اور اپنا ہتھیار بیچتا ہے اسرائیل, اور اپنا سافٹ ویئر بیچتا ہے, اور پاکستانیوں کو بھی بیچا ہے انہوں نے, ISI کو بھی بیچا ہے انہوں نے. لیکن یہاں پہ جو بات چیت چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ جناب امریکہ پیسے دے گا, تو امریکہ پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن یہ کچھ بھی کر کے ان کی آخری امید اس وقت شیخوں کے پٹھوں کے بعد ہے, کہ شیخوں کے پٹھوں کے بعد الو کے پٹھوں کی جو آخری امید ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل ان کی ڈپلائمنٹ کے اوپر راضی ہو جائے, لیکن جھگڑا پیسوں پہ ہے. ہم بھی تم کو پا ہی لیتے صنم, بات پیسوں پہ آ کے رکتی ہے, اور اگلے آپ کے منہ کے اوپر چپیڑ مار رہے ہیں. یار آپ اندازہ کرو,
3 नवंबर 2025 की पब्लिकली अवेलेबल पोस्ट है, मोसाद की कमेंट्री की। वो कह रहे हैं $10,000 तुम लोग मांग रहे हो, और अब तो अमरीकी वजीर खारजा ये इनकार बड़ा कर रहे थे कि ये झूठ है, झूठ है। अमरीकी वजीर खारजा ने गुज़िश्ता रोज ये बयान दिया और ये प्रूव कर दिया कि भाईजान कुछ भी, ये वाकई पाकिस्तानियों ने हमें ऑफर की है कि हम डिप्लॉयमेंट करने पे तैयार हैं, हमारी कुछ शराइत है, हमारे कुछ सवालात उनको वो बोलते हैं, वो हमने उनको क्लियर करने हैं। असल में तो वो पैसों की कहानी है, पैसों के मामलात हैं, जो कि ट्रंप देने के ऊपर राजी नहीं है। अब हो सकता है कि वादा कर लिया जाए, इनकी इकोनॉमी चल जाए, आखिरी उम्मीद इसराइल है यहाँ पे पाकिस्तान की। और आप लोग क्या कहा करते थे, मेरी जान के टोटो, आप लोग कहा करते थे कि जनाब हम जाके बैतुल मुकद्दस को आजाद करवाएंगे। ठीक है, जब आप ये बात करते थे, ये आपकी फौज को तो यही बताया गया था, आपको यही पढ़ाया गया था। जब ये बात की जाती है तो फिर मेरा जवाब क्या है? मेरा जवाब फिर ये है। अफसोस होता है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं कि हमने पहले कश्मीर का सौदा किया, जनरल बाजवा के दौर में बात की जाती है, लेकिन जनरल आसिम मुनीर, उसके साथ ये सारे के सारे जनरल साहिबान शामिल थे, अफसरान शामिल थे, उसके अंदर सबको बता के ये काम किया गया। और अभी हमें दोबारा से बताया जा रहा है कि नहीं जनाब, वहां पे मामलात हमने सेटल करने। लेकिन हकीकत यह है कि आखिरी उम्मीद इसराइल है, और अगर आखिरी उम्मीद इसराइल है तो फिर अल्लाह ही हमें बचाए। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात मजीद बताना चाहता हूँ, जो जाहिर बात है घूम फिर के बात फिर आती है कि इतनी शदीद डेस्परेशन है, क्योंकि फौजी जर्नैल जहाज़ों के ऊपर कभी लिबिया फिर रहे हैं, कभी दुबई बैठे हुए हैं, अबू धाबी बैठे हुए हैं, अमेरिका कभी जा रहे हैं, कभी दौड़ें लगी हुई हैं। तो वो दौड़ें इसलिए लगी हुई हैं कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई इकोनॉमी के अंदर पैसा आए, लेकिन पैसा है कोई नहीं, कहीं से आ नहीं रहा, हर तरफ से बंद है। अब सिर्फ ये मसला नहीं है, दूसरी तरफ जो मसला यहाँ पे है वो ये कि डेस्परेट फॉर मनी तो है, और उसके लिए इसराइली डिफेंस फोर्सेस की सपोर्ट करने के लिए वहां डिप्लॉयमेंट पे भी तैयार हैं, और बाकी सब कुछ है भूल जाएंगे अगर पैसा आ जाए। क्योंकि ऊपर ख्याल ये है कि अगर पाकिस्तान की इकॉनमी चल जाए तो पाकिस्तानी, जो खासतौर पे पंजाब में जो तमाशबीन कौम बैठी हुई है, वो सब कुछ भूल जाएंगे जो कि इनके हालात हैं। मुजरे वजरे देखने इन्होंने महक मलक के, उनके लिए जरा थोड़ा बहुत खर्चा पानी लग जाए तो ठीक है काम। सोच इस तरह की है यहाँ पे। इसी सोच के तहत जो है वो नून लीग की हुकूमत को फिलहाल बर्दाश्त किया जा रहा है और अपनी किंग्स पार्टी बनाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन उसके ऊपर भी खर्चा होना है, घूम फिर के बाद फिर भी पैसे के ऊपर आ जाती है। लेकिन एक बात जो कि फौज के अंदर से आप लोगों की पहुंची है और मैं बताना चाहता हूं, वो ये है कि जनाब आसिम मुनीर से किसी भी किस्म की कोई लॉयल्टी, जो फौज का एक बहुत बड़ा अंसर है, वो नहीं है। आसिम मुनीर से वफादारी का अंसर ना फौज के अफसरान में है, ना जवानों में है, और ना ही सरदार साहिबान के अंदर है। क्योंकि हमने देखा था, चाहे डिक्टेटर मुशर्रफ हो, मुशर्रफ के साथ भी फौजी जवान, फौजी यंग ऑफिसर्स खड़े होके एक प्राइड फील करते थे। चाहे ज़ियाउल हक था, जनरल ज़ियाउल हक के साथ भी फौजी अफसरान उनके साथ थे। उनको जब आते था, चीफ आता था, चीफ के साथ सलूट ठक करके सलूट मारा जाके कि माय चीफ इज हियर, और जाके चीफ साहब आ गए हैं, और चीफ साहब से जाके मिल रहे होते थे। लेकिन यहाँ पे जो बात फैली हुई है वो ये फैली हुई है कि लॉयल्टी या वफादारी की जगह नफरत ने ली हुई है, जो कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के लिए इस वक्त बहुत वाजे बात सामने खुल के आ रही है। लेकिन फिक्र अंगेज बात यह है कि फौज के अंदर ये बयानियां बेचने में इस वक्त जो जर्नैल साहिबान हैं आपके, वो कामयाब हो गए हैं कि इमरान खान जो है वो मसले का हल नहीं है। फौज के अंदर बात कर रहा हूँ, फौज के अंदर ये बयानिया बेचा गया है, जो जनरल बाजवा ने शुरू किया था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यह काम नहीं शुरू किया था, उसको सिर्फ वो उसी प्लान को आगे बुला रहे हैं कि जनरल बाजवा ने काम शुरू किया था, जनरल कमर जावेद बाजवा ने, कि इमरान खान स्टबर्न है, जिद्दी है, इमरान खान की टीम करप्ट है। ये जो बयानिया था ये फौज के अंदर जड़ पकड़ कर गया है अभी आके, क्योंकि जाहिर बात है कि फौज अपने मफादात के लिए भी तो आपके अफसरान ने और आपने अपने आप को भी तो दिल को तसल्ली देनी है ना, ये भी मसला है। और बाहर जो आप बेचने की कोशिश कर रहे हो, अब बाहर बेचने की कोशिश की जा रही है, ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। बाहर ये नहीं बिकने वाला मामला, उल्टा काउंटर प्रोडक्टिव है। फौज की तरफ से जो आपने अस्करांडू ब्रिगेड खड़े किए हुए हैं, जो साइबर टावर में खड़े किए हुए, मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल के अंदर ISPR ISIM जो काम कर रहा है, इमरान खान के खिलाफ जितनी ज्यादा बात फौज की तरफ से आप लोग कर रहे हो,
اتنی زیادہ نفرت فوج کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے. فوج کے لیے کام کرنے والے صحافی ہوں، ٹاؤٹس ہوں، وکیل ہوں، سیاستدان ہوں، یا براہ راست ان کے لیے میڈیا سیل پہ جو ہینڈلز کام کر رہے ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں تو عمران خان کے خلاف عوام قبول نہیں کرتی. فوج کے اندر چاہے اس بات کی قبولیت آتی جا رہی ہے کہ عمران خان بھی مسئلہ ہے، حل نہیں ہے، عمران خان بھی اسٹبن ہے، عمران خان کی ٹیم بڑی کرپٹ ہے، ٹھیک ہے، فائن، اوکے، آپ لوگ تو مان لو بے شک. لیکن باہر جب آپ لوگ یہ مسلسل کام کوشش کر رہے ہو، اس کے ریئیکشن میں یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. بہت شدید ترین نفرت آپ کے خلاف پھیل رہی ہے. یہ میں آپ کو 100% کنفرم بتا رہا ہوں ساری کی ساری بات اس وقت. تو یہ آپ لوگ ذرا اپنا ذہن کھول لو، آپ سمجھ لو کہ یہ بات جو آپ کر رہے ہو، یہ اس کی وجہ سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، الٹا مزید نقصان ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ جو فوجی جوان ہیں وہ سنتے ہیں، کچھ لوگ براہ راست جو پاکستان سے باہر آ گئے ہیں وہ کمنٹس بھی کرتے ہیں. اپنے کمنٹس کے اندر آپ بتائیے کہ جو سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں افواج پاکستان کے جو ٹروپس کے لیے، یہ جو پلس رپورٹ ہم شروع کر رہے ہیں، اس میں کن معاملات کے اوپر آپ بات کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ اپنی کوئی بات پہنچانا چاہتے ہیں تو info@soldierspeaks.org کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں. آپس میں جو آپ بات کرتے ہیں وہ مجھ تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے آپ فکر نہ کریں. مجھے جو باتیں ہیں وہ آپ کی پہنچتی ہیں، آپس میں جو باتیں ہیں وہ بالکل پہنچتی ہیں. اور سولجر سپیکس کیونکہ یہ چینل ہے، تو سولجر کیا سپیک کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی زبان ملے، آپ لوگوں کی بات چیت بھی سامنے آئے. آخری صرف میں دوبارہ ایک دفعہ پھر بات کر لوں کہ یہ جو آپ نے قبول کرنا شروع کیا ہوا ہے بیانیہ کہ عمران خان جو ہے اس کو ڈیبیٹیبل فوج کے اندر بنا دیا گیا ہے، مطلب کم از کم یہ اب اس کی جو سپورٹ تھی اس کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں آپ کنفیوژن مت رکھیں، کیونکہ اگر آپ اس طرح کی بات کوئی اور کریں گے، باہر جو بات کر رہے ہیں، تو الٹا آپ کے خلاف ہی نفرت ہوگی. اگر آپ مجھے بتائیں کہ پھر عمران خان نہیں تو متبادل کون ہے، میرا آپ سے سوال ہے، میرا افواج پاکستان کے آفیسر سے سوال ہے، جوانوں سے سوال ہے، ان کا متبادل کون ہے؟ کون؟ آپ مجھے بتاؤ. یہ معاشرے کا گن، گٹر کا گن، کون ہے اس کا متبادل؟ جن کو آپ لوگ چور بولتے ہو وہ متبادل ہے، مسٹر 10% متبادل ہے، یا عبداللہ حرام والے کی اولاد متبادل ہے؟ آپ مجھے بتائیں کون متبادل ہے پھر؟ اور عمران خان سے بڑا ایماندار شخص کون یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے؟ آپ کے اپنے جرنیل؟ کیا آپ کے اپنے جرنیلوں کی کرپشن کے قصے آپ کے سامنے نہیں ہیں؟ بلوچستان کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا آپ کے سامنے نہیں ہے؟ بہرحال بہت سے معاملات ہیں جن کے اوپر مزید بات چیت ابھی رہتی ہے، اور وہ ہم ضرور کریں گے. لیکن اب تک کے لیے پلس رپورٹ حاضر ہے، اور جس طرح یہ معاملات چل رہے ہیں اس طرح پاکستان نہیں چل سکتا. اور ایک بہت ہی سینئر آفیسر جن کا میں نام نہیں لے سکتا، ان کا یہ کہنا ہے کہ اب پاکستان کا اس طرح چلنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اور ہمارے بہت تیزی سے جو حالات 1970 میں تھے، وہ ایک دفعہ پھر ہسٹری ہمیشہ اپنے آپ کو رپیٹ کرتی ہے، وہ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. اللہ کرے کہ ہم اس سے پہلے جو ہے ہوش میں آ جائیں. آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، آپ نے SIFC چلا کے دیکھ لیا، آپ نے کرپٹو چلا کے دیکھ لیا، آپ نے ریئر ارتھ ایلیمنٹ کا ڈرامہ کر کے دیکھ لیا، آپ نے جناب افغانستان سے جنگ کرنے کا ڈرامہ کر کے دیکھ لیا، کچھ بھی نہیں چلا. اب آپ کی آخری امید اگر اسرائیل ہے تو بھائی جان اے ویکھو ہاتھ جڑے نے. اگر یہ حالات آ گئے نا، گورا کہتا تھا کہ گورا آیا تو انہوں نے، آپ کو وہ قصہ یاد ہے، میں اس کے اندر نہیں پڑھنا چاہتا، کہ گورا کہتا تھا کہ ہن اے حالت آ گئی ہے کہ تسی گاؤں کے اندر گئے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ حالت آ گئی ہے کہ تسی کنجراں دے منڈے ہی بھرتی کرنے نے فوج وچ تے تسی صلح ہی کر لو، جنگ تہاڈے بس دا روگ نہیں. یہ اگر آپ کو یاد ہوگا، یہ ایک بڑا فیمس واقعہ ہے، فوجیوں کو تو پتہ ہی ہے. تے اللہ دا واسطہ یار آپ پہ بھی مت لاؤ تے انہوں نے بھی مت دیو کوئی. بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیں، چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے. خدا حافظ. پاکستان پائندہ باد.